अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र क्लास 12th ज्योग्राफी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों। तो प्रश्न पहला क्या है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए एवं इसके अध्ययन क्षेत्र बताइए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा देना है और इसके अध्ययन क्षेत्र बताना है। आंसर क्या है दोस्तों कि भौगोलिक वातावरण है ना, जो भूगोल की जो वातावरण है तथा मानवीय क्रिया, तो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंध, इन दोनों के संबंध तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। तो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंध तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या है दोस्तों, मानव भूगोल है। तो इसका अध्ययन क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बताना है। अध्ययन क्षेत्र देखिए दोस्तों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या उसकी क्षमताओं का अध्ययन है। माने किसी भी क्षेत्र का ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, आपका अपने इलाका का कोई भी क्षेत्र है कि जनसंख्या उसकी क्या है, क्षमताओं का क्या है, अध्ययन है, वो क्षेत्र हो गया। प्रदेश के संसाधनों के उपयोग, किसी प्रदेश के जो संसाधन है जैसे जल ले लो, खनिज ले लो, उपयोग और उसके नियोजन है ना, उसको प्लानिंग का अध्ययन है। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। तो सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। वातावरण समायोजन का अध्ययन है। तो वातावरण क्या है, समायोजन का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा, मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या आशय है। तो मानव भूगोल की मानवतावादी, वादी मैंने किया तो विचारधारा, तो मानव के ऊपर जो मानव के बारे में जो विचारधारा है और विचारधारा से क्या आशय है। आंसर क्या है दोस्तों, मानवतावादी है ना। विचारधारा से आशय मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना था। तो मानवतावादी जो विचारधारा है उसका जो आशय है कि मानव भूगोल के अध्ययन, मानव भूगोल का जो अध्ययन है, मानव के कल्याण, जो मानव का कल्याण, मानव का विकास होना चाहिए एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों का क्या करना था दोस्तों, जोड़ना था। दूसरा क्या है, इसका उदय 1970 के दशक में हुआ। 1970 के दशक में इसका क्या हुआ, उदय हुआ। इसके अंतर्गत क्या था, आवास माने रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन जैसे पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चौथा है, यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर बल देती है। तो यह मनुष्य की केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका पर क्या करता है दोस्तों, बल देता है। प्रश्न तीसरा, नव निश्चयवाद की कोई 5 विशेषता बताइए। आंसर क्या है दोस्तों, इस विचारधारा के जनक ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। तो इस विचारधारा के जनक कौन है दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा, रुको और जाओ। जैसे दोस्तों आप रेड लाइट पर आप पालन करते हैं, जैसे ही रेड लाइट होता है तो हमें रुकना पड़ता है, जैसे ग्रीन होता है तो हम जाते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि प्रकृति कहते हमें रुक जाओ, हमें संसाधनों का यूज मत करो, तो हमें रुकना पड़ेगा। जब प्रकृति कहता है कि यूज करो तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला क्या है कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच मार्ग को प्रस्तुत करती है। निश्चयवाद, संभावनावाद का मतलब क्या होता है, माने संभावना व्यक्त, जैसे संभावना मिलना, प्राप्त करना। तो जैसे हमें गर्मी लगा, तो संभावना है ना भाई, तो गर्मी लगा तो हमने क्या करा, पंखा चला लिया, है ना। तो जब उसमें पंखा नहीं था, एक तो संभावना था ना कि पंखा कैसे बनाया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है आपका, तो पहला पॉइंट क्या है, यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच को मार्ग को क्या करता है दोस्तों, प्रस्तुत करती है। दूसरा है पॉइंट आपका, यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। तो यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह करके जी सकते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कर रहा है कि पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्या को सुलझाने पर बल देती है। तो हमें
प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करना है ना, और समस्या को सुलझाने में क्या करना है, बल देना है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है। निश्चयवाद में क्या है कि मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर हो सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्र रह करके जी सकता है। ये भी हो सकता है ये मनुष्य अलग होकर के भी नहीं जी सकता है प्रकृति से। चौथा पॉइंट है कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों को पालन करना और उसे विनाश करने से बचाना होगा। तो हमें प्रकृति पर कैसे दोस्तों विजय पा सकते हैं कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना, हमें उसे विनाश से बचाना होगा। तो प्रकृति कहते हैं कि रुक जाओ तो रुको, जो प्रकृति कहती है प्रयोग कर लो माने यूज करो तो करो। तो जैसे प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना पड़ेगा और उसे विनाश से बचाना होगा। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना लो, जैसे हमें भूख लगती है उतना ही तो लेते हैं, उससे ज़्यादा थोड़ी नहीं लेते। तो जितना हमें यूज की चीज़ें हैं जैसे प्राकृतिक संसाधन का उतना करो। जैसे पेड़ काट रहे हो तो और पेड़ लगाओ, है ना। तो उनको नियमों को हम पालन करेंगे तो उनसे उसे हम विनाश से बचाना होगा, बच जाएंगे। पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरणार्थ औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना पड़े। तो औद्योगिकरण माने जैसे इंडस्ट्री चलाना है तो जंगलों को नष्ट होने से बचाना पड़ेगा। जैसे आप बेड बना रहे हो या कुर्सी बना रहे हो तो लकड़ की ज़रूरत है तो पेड़ तो काटना पड़ेगा। तो जितने आप पेड़ काट रहे हो उतने पेड़ लगा दो तो जंगलों को नष्ट होने से भी बचा लेंगे। खनन करते समय अति दोहन से बचना पड़ेगा। तो खनन जैसे कोयला का खनन करते हैं या पेट्रोल का खनन करते हैं तो ज़्यादा दोहन मत करो, जैसे जितनी आवश्यकता है उतना लो, जैसे जितने में भूख लगते है उतनी भोजन लेते हैं। तो खनन करते समय अति दोहन से हमें बचना होगा। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। तो प्रश्न चौथा क्या दे रखा है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। आंसर पहला, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। तो प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों, मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। तो मानव प्रकृति के नियमों को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर सकता है। जैसे क्या है दोस्तों कि घर्षण व ऊष्मा की सोच ने आग की खोज में क्या सहायता की। तो दोस्तों आपको पता है हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब दो पत्थर आपस में टकराए तो क्या घर्षण उत्पन्न हुआ, और घर्षण उत्पन्न से क्या हुआ दोस्तों, आग की खोज हुआ। तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं डीएनए तथा आनुवांशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। तो डीएनए के माध्यम से है ना पता चलता है कि वो किसका बेटा है। और आनुवांशिक माने कोई भी बीमारी होता है जैसे माता पिता है ना जन्मजात से ही होता है, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया। तो बहुत सारी बीमारी क्या होता है आनुवांशिक होते हैं। तो डीएनए तथा आनुवांशिकी की रहस्यों ने अनेक बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। चौथा, वायु की गति के नियमों के प्रयोग से अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित किए गए। तो वायु की गति, मानव ने क्या वायु की गति के नियमों को समझा और अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान माने विकसित किए गए। कम समय में हम है ना बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं। तो वायुयान से हम कम समय में हम जैसे अदर स्टेट में, अदर कंट्री में जल्दी से हम पहुंच जाते हैं। पांचवा क्या है, प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। तो प्रकृति के ज्ञान के आधार पर ही सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।